क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल। तो हमने स्टार्ट करा था बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस, और फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस की अभी तक की कहानी में हमने क्या देखा। सबसे पहले एक नए ड्रग को डिस्कवर करना, उस नए ड्रग को डेवलप करना, उस ड्रग से प्री क्लिनिकल ट्रायल करना, क्लिनिकल ट्रायल करना। फिर हमने देखा जेनरिक ड्रग का अप्रूवल प्रोसेस, इनोवेटर ड्रग और जेनरिक ड्रग में डिफरेंस। उसके बाद यूनिट नंबर 2 स्टार्ट हुई, जहां पर हमने देखा कि ये जो ड्रग है इसका जब हम क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, उसके बाद इसको मार्केट में अप्रूवल कराना है, तो रेगुलेटरी प्रोसेस क्या है, सरकार से किस तरह से हम इस ड्रग को मार्केट में अप्रूवल कराने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं। वो एप्लीकेशन फॉर्म कितने दिन में रिव्यू होता है, चेक होता है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब रिजेक्ट होता है, कब अप्रूव होता है, ये सारी चीजें हमने डिटेल स्टडी करी थी यूनिट नंबर 2 में। अब जब आपने ड्रग बना लिया, तो ड्रग बनाने के बाद आपको इसको अगर दूसरी कंट्री में भेजना है तो उसके लिए हमने पढ़ा था एक्सपोर्ट का पूरा प्रोसीजर। फिर हमने देखे थे कुछ टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, फिर हमने स्टडी करा था ड्रग मास्टर फाइल को, फिर सीटीडी, ईसीटीडी और एसीटीडी। ठीक है, ऐसे करते हुए अभी तक हमने यूनिट 3 को कंप्लीटली कवर करा है। अब आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 और एक सिंगल लेक्चर में यूनिट नंबर 4 को कंप्लीटली कवर करेंगे। अब यहां पर जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे वैसे आपको याद रखना है, सेम पैटर्न में सेम लाइंस, सब कुछ एज इट इज याद होनी चाहिए, तभी पूरे नंबर मिलेंगे और अच्छे से याद भी हो जाएगा। सीधी सी बात है, रटने वाली बात बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक कहानी समझना, उसी कहानी को पेपर में लिख के आना है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। तो क्या स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4, और यूनिट नंबर 4 में सबसे ऊपर दिख रहा है क्लिनिकल ट्रायल। पता है क्या क्लिनिकल ट्रायल क्या होते हैं? अरे हाँ सर पता है, क्लिनिकल ट्रायल इंसानों पे होते हैं। अरे वाह भाई, और क्लिनिकल ट्रायल प्री क्लिनिकल के बाद होते हैं। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल बच्चे बूढ़े जवान किसी पे भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। क्लिनिकल ट्रायल में कई तरह के फेज होते हैं, फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। फेज 0 को कहते हैं माइक्रो डोजिंग स्टडी। फेज 0 में हम चेक कर लेते हैं कि हमारे ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक क्या है। ऐसे करते हुए हमने बहुत ही डिटेल्ड में देखा था यूनिट नंबर 1 में। ठीक है, तो क्लिनिकल ट्रायल तो आप वहां से कवर कर सकते हैं। अब उसके बाद यहां पर मेन क्या है, डेवलपिंग क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है फिक्स्ड रूल। क्या होता है प्रोटोकॉल का मतलब? प्रोटोकॉल का मतलब होता है फिक्स्ड रूल। मतलब कि अगर मुझे क्लिनिकल ट्रायल करने हैं तो उसके लिए कुछ फिक्स्ड रूल होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर में ही मुझे क्लिनिकल ट्रायल को परफॉर्म करना है। अब एक बात ध्यान से सुनना, यहां पर मैं बनाता हूं खुद को, देखो कितना अच्छा दिख रहा हूं मैं, है ना? यहां पर मैं बनाता हूं आपको, आपको भी अच्छा ही बनाऊंगा, डोंट वरी। अब पूरे लेक्चर में बातें चलेंगी, आपकी और मेरी बातें चलेंगी पूरे लेक्चर में। बातें कर लें, लेक्चर तो होता रहेगा, है ना? चलो बातें करते हैं। मैं हूं इन्वेस्टिगेटर। मैं कौन हूं? एक सेकंड, मैं अपना कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं हूं इन्वेस्टिगेटर और आप हो मेरे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जिसपे क्लिनिकल ट्रायल करा जाता है। अरे सर आपको कोई नहीं मिला क्या? हमारे ऊपर ही अपने ड्रग को ट्रायल कर रहे हो, तो आप कौन हो? मेरे सब्जेक्ट हो जिसके ऊपर मैं क्लिनिकल ट्रायल करूंगा। तो यहां पर क्या होता है, जब मैं अपना क्लिनिकल ट्रायल आपके ऊपर करना चाहता हूं तो आप मेरे क्या हुए? सब्जेक्ट हुए। तो आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा कि देखो भैया क्लिनिकल ट्रायल के ये फायदे हैं, ये नुकसान है, इतने दिन आपको रहना है, इतना पैसा आपको मिलेगा, आपकी ध्यान रखी जाएगी, ये सारी चीजें मैं इसको बता दूंगा। आपको बता दूंगा कि मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, मैं क्लिनिकल ट्रायल करता हूं, मैं ही ड्रग आपके ऊपर अप्लाई करूंगा, इतने टाइम ड्रग लगेगी, इतना डोज आपको लगेगा, इसके ये बेनिफिट है, इसके ये साइड इफेक्ट है, इसके ये एडवर्स इफेक्ट है, मौत हो सकती है तो भी बता दो कि भैया आपकी मौत भी हो सकती है, हमारे पास पूरा ये ट्रायल है, और ओवरडोज भी हो सकता है, और इसके बेनिफिट्स भी बता दो, नुकसान भी बता दो, सब कुछ बता दो बंदे को। ये कौन है जिसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल होने वाला है? ये है सब्जेक्ट। अब अगर सब्जेक्ट को कोई भी डाउट रहा कि सर एक बात बताओ, अगर ऐसा हो गया तो सामने वाला पूछेगा ना मुझसे। अगर मैं किसी को बोल रहा हूं कि आपके ऊपर मैं क्लिनिकल ट्रायल करने वाला हूं, तो सामने वाला भी क्यूरियोसिटी से पूछेगा, अच्छा एक बात बताओ कितने दिन तक चलेंगे?
कितना डोज दोगे, अच्छा अच्छा इतना डोज दोगे, इसके साइड इफेक्ट इतने हैं, ठीक है, अगर मुझे कुछ हो गया तो पैसे दोगे, ठीक है, तो सारी चीजें बतानी पड़ेगी, है ना। तो यहां पर जब मैं इसके साथ बातचीत कर रहा हूं तो यहां पर हमारे बीच में एक एप्लीकेशन फॉर्म और वी कैन से एक डॉक्यूमेंट फिल होता है, साइन होता है, जिसको कहते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है दिस इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट। यहां पर मैं इस सब्जेक्ट के सिग्नेचर ले लूंगा, सारी डिटेल्स फिल कर लूंगा। ये बात क्लियर है, क्योंकि ये बात में मुखर नहीं जाए भाई कि नहीं नहीं मैं तो क्यों कर रहा हूँ क्लिनिकल ट्रायल, मैं नहीं करवा रहा। भाई आपका फॉर्म है, आपका पूरा डॉक्यूमेंट है, साइन वाइन आपने करे हैं, तो इसे कहते हैं इन्फॉर्म कंसेंट। ये होता है हैंड रिटन, है ना। एक होता है वर्बल, ओरली बोल दिया कि हाँ ठीक है मैं करवा लूंगा क्लिनिकल ट्रायल, तो उसे कहते हैं वर्बल कंसेंट, वो आगे देखेंगे हम, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल का क्या समझ में आया। प्रोटोकॉल का मतलब होता है फिक्स्ड रूल, कि क्लिनिकल ट्रायल जो होंगे इस तरह से होंगे, एज पर द लॉ, एज पर द रेगुलेशन, एज पर द रूल्स, ऐसे होंगे क्लिनिकल ट्रायल। वो सारे लॉज होते हैं, कानून होते हैं जो हम पढ़ेंगे, फिक्स्ड रूल होते हैं वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है IRB एंड IEC। इसका फुल फॉर्म होता है IRB का इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड और IEC का फुल फॉर्म होता है इंडिपेंडेंट एथिक्स कमिटी। तो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड एंड इंडिपेंडेंट एथिक्स कमिटी, ये दोनों ही इंडिपेंडेंट कमिटी होती है। कैसी होती है, इंडिपेंडेंट होती है, और ये ध्यान रखती है कि क्लिनिकल ट्रायल कैसे हो रहे हैं, और अगर क्लिनिकल ट्रायल करने हैं तो असली परमिशन यही देंगी, वो है IRB और IEC, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड एंड इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी। यही आपको अप्रूवल देती हैं, आपका सारा चीज चेक करती है, आपकी सारी प्रॉपर चीजें चेक करेगी, है ना। सब कुछ चेक करेंगे, सारे एप्लीकेशन फॉर्म चेक करेंगे, आपकी सारी एप्लीकेशन चेक होगी, उसके बाद ही आपको अप्रूवल मिलेगा क्लिनिकल ट्रायल के लिए। तो IRB IEC में कितने बंदे होते हैं, उन बंदों का क्या काम होता है, IRB IEC क्यों बनी गई, सब कुछ डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया, IRB IEC का टॉपिक क्लियर हो गया। उसके बाद इन्फॉर्म कंसेंट क्लियर हो गया। अब है आपका GCB ऑब्लिगेशंस, मतलब कि जो आपके क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे वो अगर इन्वेस्टिगेटर करेगा तो किस तरह से करेगा, स्पॉन्सर किस तरह से अपना रोल प्ले करेगा, और मॉनिटर किस तरह से अपना रोल प्ले करेगा। यहां पर 3 बंदे हैं, अब देखो यही समझ लो सिलेबस को, ताकि आगे सिर्फ पढ़ने पढ़ने का काम रहेगा। यहां पर एक तो इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर कौन होता है, जो क्लिनिकल ट्रायल करता है। यह है स्पॉन्सर, स्पॉन्सर नाम से पता लग रहा, जो सारा पैसा लगा रहा है, जो सारी जिम्मेदारी ले रहा है कि तुम करो क्लिनिकल ट्रायल, ये जेठालाल है। जहां जरूरत पड़ी मैं हूं पैसे लगाने में, मैनेज करने में, ये कौन है, जेठालाल है। ये स्पॉन्सर है, ये सारी चीजें देखेगा, पैसा लगाएगा, मैनेज करेगा, अप्रूवल भी लेना है तो यही लेगा, ठीक है। इनका काम तो क्या है, क्लिनिकल ट्रायल करना। इन्वेस्टिगेटर भाई साहब जो है, मैं तो क्लिनिकल ट्रायल करूंगा, दे आर द रियल हीरोज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, ये क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, ठीक है। फिर स्पॉन्सर की बात करें, मैं पैसा दूंगा, मैं सारी चीजें संभाल लूंगा, साथ ही साथ जो भी अप्लाई करना होगा और रिव्यू करके मुझे जो भी अप्रूवल लेना होगा वो सारी मेरी हेडेक है, वो स्पॉन्सर है। और लास्ट में आता है मॉनिटर। मॉनिटर कौन होता है, नाम से पता लग रहा, मॉनिटरिंग करने वाला, कि जितनी भी क्लिनिकल ट्रायल की प्रोसेसेस हो रही है वो सारी सही से हो रही है, एज पर द लॉ हो रही है, एज पर द रूल हो रही है, एज पर द प्रोटोकॉल हो रही है या नहीं, ये सारी चीजें चेक करने का काम होता है मॉनिटर्स का, ठीक है। उसके बाद आता है फार्माको विजिलेंस, और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं यूनिट नंबर 1 में। फार्माको विजिलेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए ड्रग मार्केट में लॉन्च हो गई, अब ड्रग मार्केट में लॉन्च होने के बाद हमें देखना होता है कि कई उस ड्रग से इडियोसिंक्रेसी तो नहीं हो रही, कई वो ड्रग चिल्ड्रन के लिए हार्मफुल तो नहीं, कई वो ड्रग एलर्जिक रिएक्शन तो दे नहीं रही, कई वो ड्रग प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हार्मफुल तो नहीं। ये सारी चीजें देखना, ड्रग के ऊपर नजर रखना, उसी को कहते हैं फार्माको विजिलेंस। यहां पर हम थैलेडोमाइड ट्रेस डी पढ़ेंगे, थैलेडोमाइड वाली ट्रेस डी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है, आई होप आपको सिलेबस तो क्लियर हुआ। अब 1 बाय 1 अच्छे से टॉपिक कवर करते हैं। सबसे पहले देखेंगे डेवलपिंग क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल।
चलिए स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल। तो जो क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल होते हैं, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल का मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, प्रोटोकॉल का मतलब होता है फिक्स्ड रूल। ठीक है, तो इट इज अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल क्या है? एक तरह का डॉक्यूमेंट है। It is a type of document in which we discuss that how to conduct the clinical trial। यहाँ पर लिखा होता है कि क्लिनिकल ट्रायल क्यों करा जाता है, कैसे करा जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, डिजाइन क्या है, मेथडोलॉजी क्या है, जितनी भी बातें हैं क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड वो सारा लिखा होता है क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल में। क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल, इट इज अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इन विच वी डिस्कस दैट हाउ टू कंडक्ट द क्लिनिकल ट्रायल, what are its objective, what are its design, what are its methodology। ठीक है, फिर आपको लिखा है क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू एंश्योर द एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग। ड्रग की एफिकेसी और सेफ्टी को एंश्योर करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल एक बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट होता है। आई रिपीट, ड्रग की सेफ्टी और उसकी स्ट्रेंथ, उसकी एफिकेसी, उसकी प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, एंश्योर करने के लिए जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो होता है क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल। दिस क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल रूल्स एंड रेगुलेशन इज लॉन्च बाय जीसीपी एंड आईसीएच। कौन लॉन्च करा था इसको? क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल को लॉन्च किया था जीसीपी और आईसीएच ने, दोनों जगह लिखा है देखो मैंने। ठीक है, अब जीसीपी का मतलब क्या होता है? गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। आईसीएच का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। तो जीसीपी और आईसीएच ने मिलकर आपके क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल को लॉन्च किया था। ठीक है, अब जीसीपी और आईसीएच दोनों की कुछ गाइडलाइंस थी। कौन सी? जैसे जीसीपी का अगर मैं बात करूं गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस का, तो जीसीपी का E6 सेक्शन है और R2 गाइडलाइन है यहाँ पर। और अगर आईसीएच की बात करूं तो यहां पर E6 सेक्शन है और R1 गाइडलाइन है। वापस बोल देता हूं, क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल क्या होता है? एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जहां पर सारी चीजें लिखी होती है कि क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल को, मतलब क्लिनिकल ट्रायल को कैसे कंडक्ट करा जाता है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव है, क्या इसके मेथडोलॉजी है, क्या इसकी डिजाइन है। ठीक है, फिर क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल जो है किसने लॉन्च किया था? जीसीपी और आईसीएच ने। जीसीपी का मतलब होता है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, आईसीएच का मतलब होता है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। जीसीपी और आईसीएच दोनों की गाइडलाइन थी, जिसमें जीसीपी का E6 सेक्शन और R2 गाइडलाइन और आईसीएच की E6 सेक्शन और R1 गाइडलाइन थी। यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल को कैसे किया जाता है इन गाइडलाइंस में वो लिखा हुआ था। यहाँ पे लिखा है इंफॉर्मेशन और वी कैन से फिक्स रूल्स अबाउट क्लिनिकल ट्रायल। यहां तक क्लियर हो गया? ये सारी लाइंस एज इट इज ऐसे के ऐसे ही आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो लास्ट में क्या लिखा है? क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल कंटेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट और डिफरेंट इंफॉर्मेशन। ये जो क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल होता है एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है और इस डॉक्यूमेंट में डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि सबसे पहले आपको लिखा है जनरल इंफॉर्मेशन। तो क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल में सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको क्या लिखी है? जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन में लिखा है रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट। इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट कौन होता है? आपकी ड्रग। आपकी ड्रग को ही क्या कहते हैं? इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आपका जो इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट होता है उसकी सारी जानकारी होती है आपके क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल में। जैसे कि किस तरह का मॉलिक्यूल है, क्या इसकी कैटेगरी है, इस ड्रग का ड्रग प्रोफाइल क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है, परमेबिलिटी क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, ये सारी चीजें होती है ड्रग से रिलेटेड और वी कैन से इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट से रिलेटेड। उसके बाद इंफॉर्मेशन अबाउट स्पॉन्सर। जो भी स्पॉन्सर है उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करनी होती है। उसके बाद क्या है आपका? इंफॉर्मेशन ऑफ अप्रूवल अथॉरिटी हु अप्रूव क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल और हु साइन क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल। मतलब कि आपका जो क्लिनिकल ट्रायल का पूरा प्रोटोकॉल था उसको किसने साइन करा, किस अथॉरिटी ने आपको अप्रूवल दिया, वो बताना होता है। तो ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन में आते हैं क्लिनिकल ट्रायल के। सबसे पहले है इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट की आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। फिर है स्पॉन्सर का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। फिर है कि आपको अप्रूवल किसने दिया, आपका जो साइन है क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल पे आपका साइन किसने किया, किस अथॉरिटी ने आपको अप्रूवल दिया, उसकी इन्फॉर्मेशन दो। फिर जो साइंटिफिक टीम थी उसमें उसकी इन्फॉर्मेशन। फिर लिखा है इन्फॉर्मेशन ऑफ फिजिशियन, जो भी डॉक्टर इन्वॉल्व था,
जैसे मान लीजिए ह्यूमन ट्रायल कर रहे हैं तो हो सकता है किसी की तबीयत खराब हो जाए, किसी को एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ जाए, किसी को साइड इफेक्ट हो जाए, किसी को ऑर्गन टॉक्सिसिटी हो जाए, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाए, तो बहुत तरह की दिक्कत आ सकती है। तो उस कंडीशन में फिजिशियन होना जरूरी है। तो फिजिशियन का सारी जानकारी, ठीक है, फिजिशियन का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। फिर आता है इंफॉर्मेशन ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी वेयर टेस्ट इज कंडक्टेड, क्लिनिकल लेबोरेटरी की इंफॉर्मेशन जहां पर आपने क्लिनिकल टेस्ट को परफॉर्म किया था, ये सारी जनरल इंफॉर्मेशन में आती है बातें, ठीक है। उसके बाद आता है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? टोटल इंफॉर्मेशन ऑफ प्री क्लिनिकल स्टडी, प्री क्लिनिकल स्टडी की टोटल इंफॉर्मेशन वो होती है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। मतलब कि अभी तक पुरानी इंफॉर्मेशन क्या है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या है, वो होती है प्री क्लिनिकल इंफॉर्मेशन। जैसे कि ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक, ड्रग की फार्माकोडायनेमिक, ड्रग की टॉक्सिसिटी, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी चेक कर सकते हैं, चेक कर चुके हैं एनिमल पर। तो जो प्री क्लिनिकल हमने ट्रायल करे थे, जो एनिमल पर हमने ट्रायल करे थे, वो जितने भी रिपोर्ट रिकॉर्ड है, जितने भी डॉक्यूमेंट है, वो सारे यहाँ पर होने चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है टोटल इंफॉर्मेशन ऑफ प्री क्लिनिकल स्टडी, ठीक है। इससे पहले क्या था? जनरल इंफॉर्मेशन। ये सब चीजें क्या पढ़ रहे हैं? क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल कंटेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट और डिफरेंट इंफॉर्मेशन। सबसे पहला है जनरल इंफॉर्मेशन, फिर है आपका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, फिर आता है आपका ट्रायल ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस। ये जो आप क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, है ना, क्लिनिकल ट्रायल में ह्यूमन के ऊपर जो आप ड्रग अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो ड्रग अप्लाई कर रहे हैं, इस ड्रग का क्या फायदा है, क्यों इस ड्रग को मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, क्या ये एंटी एपिलेप्टिक है, क्या क्या फायदा क्या है इसका, है ना। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेडिसिन दैट हैज बीन मैन्युफैक्चर और फॉर्मुलेट। जो मेडिसिन आप मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं, फॉर्मुलेट करना चाह रहे हैं, उसका क्या पर्पस है, तो वो आएगा ट्रायल ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस में। उसके बाद आता है ट्रायल डिजाइन। हमें यहाँ पर ये बताना होता है कि हमारा जो डोज है, हम वो सब्जेक्ट को, मतलब कि जिसके ऊपर हम क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, उसको किस तरह से दे रहे हैं। ऑल द मेथड विच आर यूज टू गिव ड्रग टू द सब्जेक्ट मस्ट बी मेंशन इन ट्रायल डिजाइन। क्लियर है? फिर आता है सिलेक्शन एंड विड्रॉ ऑफ सब्जेक्ट। मतलब कि किस तरह से हम सब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। कभी हमें होमोजीनियस पॉपुलेशन चाहिए, कभी हमें हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन चाहिए, कभी हमें बीमार बंदे चाहिए, कभी हमें हेल्दी इंडिविजुअल चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग, है ना। फॉर कंडक्शन ऑफ सक्सेसफुल क्लिनिकल ट्रायल वी हैव टू सिलेक्ट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को और क्या कह सकते हैं? वॉलंटियर इन विच वी परफॉर्म क्लिनिकल टेस्ट। ऑल द क्राइटेरिया इंफॉर्मेशन मस्ट बी मेंशन हियर फॉर सिलेक्शन और विड्रॉल ऑफ सब्जेक्ट। जैसे कि आपको कई तरह की वॉलंटियर चाहिए, कुछ हेल्दी, कुछ अनहेल्दी, कुछ होमोजीनियस, कुछ हेट्रोजीनियस, तो वो सारी बातें यहाँ पे लिखनी है। तो ये आपका हो गया नंबर 5। उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट। ये भी आपको क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल में ही आता है। जैसे मान लीजिए ये हेल्दी वॉलंटियर था, इसमें हमने क्या करा, डिजीज को इंड्यूस करा, इसे बीमार कर दिया बेचारे को। ये देखो बेचारा बीमार हो गया, उदास हो गया, है ना, इसको बीमार कर दिया। अब हमने क्या करा कि इसके ऊपर हमारी ड्रग लगा के देखी कि क्या हमारी ड्रग वाकई में असरदार है। तो बेचारे हेल्दी इंडिविजुअल को बीमार करके हमने हमारी ड्रग डाल के देखी, हमने हमारी ड्रग को एडमिनिस्टर करके देखा कि क्या हमारी ड्रग वाकई में काम की है। अगर हमारी ड्रग ने सही से एक्शन दिया और ये बंदा ठीक हो गया तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत। फिर है नेक्स्ट असेसमेंट ऑफ एफिकेसी। मेंशन द इफेक्टिव क्राइटेरिया फॉर ड्रग, लाइक हाउ वी कैन कंक्लूड इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग। हम ड्रग की इफेक्टिवनेस को कैसे कंक्लूड करेंगे, हाउ वी कैन कैलकुलेट द ड्रग इफेक्टिवनेस, वही वाली बात हो गई। ड्रग के इफेक्टिवनेस को कैलकुलेट कैसे करना है, वो आएगा असेसमेंट ऑफ एफिकेसी। मतलब कि ड्रग की एफिकेसी कितनी है, ड्रग कितना एफिकेशियस है, कितना पोटेंट है। उसके बाद है असेसमेंट ऑफ सेफ्टी। मेंशन ऑल द पैरामीटर्स सो वी कैन कंक्लूड द क्लिनिकल सेफ्टी ऑफ ड्रग। हमें सारे पैरामीटर इंक्लूड करने हैं ताकि हम ड्रग की क्लिनिकल सेफ्टी देख सकें, क्योंकि हम ड्रग को कहां पे दे रहे हैं, पेशेंट को दे रहे हैं, और वी कैन से सब्जेक्ट को दे रहे हैं, वॉलंटियर को दे रहे हैं। तो हमें असेसमेंट ऑफ सेफ्टी भी ध्यान रखनी है। उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अवर रिजल्ट। इस तरह से बायोस्टैटिक्स करा है ना हमने, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना है हमारे रिजल्ट का। फिर आता है डायरेक्ट एक्सेस टू सोर्स, मेंशन द रेफरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट। फिर है क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, पब्लिकेशन पॉलिसी एंड सप्लीमेंट। तो ये नाम याद रखने हैं, स्टैटिस्टिक्स, डायरेक्ट एक्सेस टू सोर्स, क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, पब्लिकेशन पॉलिसी एंड सप्लीमेंट्स। ये टोटल 14 पॉइंट्स होते हैं आपके क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल्स के अंदर। ठीक है, देख लीजिए एक बार, सारी चीजें हमने देखी है, अच्छे से देखिए।
ठीक है, आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक हमारा हो गया है, ये भी हमने कर लिया है। अब हमारे पास आता है इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड एंड इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी, IRB एंड IEC। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िएगा कि ये जो दोनों कमेटी होती है, चाहे वो IRB कमेटी हो चाहे वो IEC कमेटी हो, ये दोनों ही कमेटी इंडिपेंडेंट कमेटी होती है। दूसरी बात, यहाँ पर कई तरह के मेंबर होते हैं, जैसे कि कुछ साइंटिफिक मेंबर होंगे, कुछ मेडिकल मेंबर होंगे, कुछ नॉन साइंटिफिक मेंबर होंगे। तो यहाँ पर मैंने देखो इस तरह से बना दिया, कुछ तो मेडिकल मेंबर है, कुछ साइंटिफिक मेंबर है, कुछ नॉन साइंटिफिक मेंबर है। तो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड एंड इंडिपेंडेंट एथिक्स कमिटी बोथ आर independent committee and it is consist of some medical member, some scientific member, some non-scientific member। ये मैंने बना दिया याद रखने के हिसाब से, ठीक है। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द राइट फॉर द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन होता है? अरे सर अभी तो बताया, जिसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल होते हैं वो सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट के जो हक है ना, उस हक के लिए लड़ने का काम होता है IRB और IEC का। जैसे मान लीजिए मैं सब्जेक्ट हूं, मेरे ऊपर क्लिनिकल ट्रायल होने वाला है, तो जो भी मेरे ऊपर क्लिनिकल ट्रायल करेगा वो ऐसा तो है नहीं डोज बढ़ा के दे देगा, जब मनो जब डोज दे देगा, कुछ खाने को नहीं देगा मुझे। अगर मुझे बुखार हो जाएगा तो, मुझे साइड इफेक्ट आ गए तो, मुझे पैसे नहीं मिले क्लिनिकल ट्रायल के बदले तो उन सब की चीजों की देखरेख करने का काम है IRB और IEC का। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द राइट्स फॉर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जो भी हक है उन हक को दिलाने का काम, उन हक को प्रोटेक्ट करने का काम है IRB और IEC का। केयर करेगा इसकी IRB IEC सब्जेक्ट के, है ना। फिर आता है IRB और IEC में कितने मेंबर होते हैं। तो ध्यान से देखो, मेंबर्स ऑफ IRB IEC 8 to 12 मेंबर होते हैं, है ना। 8 से 12 मेंबर है। सबसे पहला है चेयर पर्सन। कौन है? चेयर पर्सन। उसके बाद है 1 to 2 पर्सन फ्रॉम लाइफ सेक्टर। 1 से 2 बंदे हैं लाइफ सेक्टर के और एक है चेयर पर्सन। फिर एक होता है लीगल एडवाइजर। तारक मेहता देखा है, उसमें चाचा जी होते हैं लीगल एडवाइजर, रिटायर्ड जज, है ना, वो हमेशा टिप्पणी देते रहते हैं। फिर है 1 to 2 क्लिनिशियंस फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूट। वेरियस इंस्टीट्यूट के क्लिनिशियंस होने चाहिए 1 से 2। फिर आता है एक सोशल साइंटिस्ट, अगर जेठालाल की लैंग्वेज में बोलो तो साइनिस्ट, है ना। तो सोशल साइंसेस होना चाहिए एक, अय्यर भाई से याद रख लो। एक होता है फिलोसोफर, ये भीड़े से याद रख लो, हमारे जमाने में फिलोसोफर, है ना। एक होता है कम्युनिटी का पर्सन, ये पोपटलाल हो जाएगा। और एक होता है सेक्रेटरी, ये वापस भीड़े आ गया। तो देखो याद करना बहुत इजी है, जैसे याद करना वो आपकी मर्जी। मैं अपने तरीके बता रहा हूँ कि हमने उस टाइम पे कैसे याद करा था IRB और IEC के मेंबर को। तो IRB और IEC के जो मेंबर होते हैं वो 8 से 12 होते हैं। एक चेयर पर्सन है, 1-2 पर्सन जो है लाइफ सेक्टर के हैं, एक लीगल एडवाइजर होता है, 1-2 क्लिनिशियंस होते हैं वेरियस इंस्टीट्यूट के, एक सोशल साइंटिस्ट है, एक फिलोसोफर है, एक कम्युनिटी का पर्सन है और एक मेंबर सेक्रेटरी है। बात खत्म। उसके बाद ये इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सर अभी तो आपने बोला कि जो सब्जेक्ट है उसको उसका हक दिलाना, टू प्रोवाइड एडिक्वेट केयर टू ह्यूमन सब्जेक्ट, ह्यूमन सब्जेक्ट की केयर करना। उसके बाद टू अचीव इंटरनेशनल एंड रीजनल एक्सेप्टेंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। IRB और IEC अगर अच्छे से काम करेंगे तो इंटरनेशनल और रीजनल एक्सेप्टेंस मिलेगा, नहीं मिलेगा क्लिनिकल ट्रायल को? बिल्कुल मिलेगा। तो एक तो ये बेनिफिट हो गया, एक ये बेनिफिट हो गया। उसके बाद टू प्रोवाइड सफिशिएंट पेमेंट टू द सब्जेक्ट, वही वाली बात हो गई, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको पेमेंट अच्छे से मिले, उसकी देखभाल अच्छे से हो, उसके साथ नाइंसाफी ना हो, जागती ना हो, मतलब उसको परेशान ना किया जाए, टॉर्चर ना किया जाए, उसको पैसा बराबर मिले, ना ज़्यादा ना कम। अगर ज़्यादा मिलेगा तो हर कोई क्लिनिकल ट्रायल करवाने आ जाएगा, क्योंकि वैसे ही बहुत बेरोजगारी है, और कम मिलेगा तो कोई नहीं चाहेगा। तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ IRB IEC होती क्या है, ठीक है। उसके बाद IRB IEC कितने मेंबर से मिलकर बनती है, इसके बाद इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब देखो कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड और इंडिपेंडेंट एथिक कमिटी जो है रिव्यू करती है ना। तो सबसे पहला है रिसर्च प्रोटोकॉल। फिर आपका आता है रिटर्न कंसेंट फॉर्म। अब कंसेंट फॉर्म आपको पता है ना, जो इन्वेस्टिगेटर होता है और जो सब्जेक्ट होता है, तो इन्वेस्टिगेटर एक कंसेंट फॉर्म देता है कि आप इसको फिल कर लीजिए,
क्योंकि आप हमारे सब्जेक्ट बनने वाले हैं, पता है ना, अभी बताया था स्टार्टिंग में सिलेबस पे। तो सबसे पहले तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो कि इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड और इंडिपेंडेंट एथिक कमेटी रिव्यू करते हैं। सबसे पहला है आपका रिसर्च प्रोटोकॉल, फिर आता है आपका रिटर्न कंसेंट फॉर्म, फिर आता है आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन प्रोसीजर। देखो जो सब्जेक्ट होता है ना, उसको सिलेक्शन करने के भी क्राइटेरिया होते हैं, हर किसी को सब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो सब्जेक्ट सिलेक्शन प्रोसीजर। उसके बाद आता है रिटर्न इंफॉर्मेशन प्रोवाइड टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को रिटर्न इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना देनी पड़ती है ना, कि भैया आपके साथ ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है, सारी चीजें लिख कर दे देते हैं। इन्वेस्टिगेशनल ब्रोशर, सब्जेक्ट पेमेंट और इन्वेस्टिगेटर अपडेटेड सीवी। जो इन्वेस्टिगेटर है जो कि क्लिनिकल ट्रायल करने वाला है, उसका रेज्यूमे और वी कैन से अपडेटेड सीवी चाहिए होता है। ठीक है, ये सारी चीजें रिव्यू कौन करता है? आईआरबी और आईईसी। ठीक है सर, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से हो गया, मेंबर्स हो गए, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिव्यू करता है ये भी पता लग गया। अब उसके बाद प्रोसेस ऑफ रिव्यू, हमने बोला रिव्यू करते हैं, आईआरबी आईईसी क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं। तो क्या प्रोसेस है रिव्यू की, रिव्यू कैसे करा जाता है? तो यहाँ पर सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेटर होता है जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स को कंडक्ट करने वाला है, वो इन्वेस्टिगेटर अपने प्रोटोकॉल को सबमिट करता है, अपना जो भी रिसर्च प्रोटोकॉल है उसको सबमिट करता है। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि जो भी रिसर्च प्रोटोकॉल सबमिट हुआ है क्या वो कंप्लीट है या वो इनकम्प्लीट है, पहले तो ये चेक किया जाता है। फिर ये चेक किया जाता है क्या वो करेक्ट है, एक्यूरेट है या नहीं है ना, कंप्लीट है कि नहीं, पहले तो ये देखेंगे, करेक्ट फॉर्म में है कि नहीं, फिर ये देखेंगे। उसके बाद अगर रिसर्च प्रोटोकॉल कंप्लीट है और करेक्ट है, अप्रूवेबल है, तो उसे रिव्यू किया जाता है आईआरबी और आईईसी के द्वारा। तो सबसे पहले मैं कौन हूं? मैं हूं इन्वेस्टिगेटर। मेरे पास क्या है? मेरे पास अपना रिसर्च प्रोटोकॉल है। मैं हूं इन्वेस्टिगेटर, मेरे पास क्या है? रिसर्च प्रोटोकॉल। अब मैं रिसर्च प्रोटोकॉल को सबमिट करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि मेरा जो रिसर्च प्रोटोकॉल है वो कंप्लीट है या नहीं, अप्रूवेबल लायक है या नहीं। अगर वो कंप्लीट है, अप्रूवेबल लायक है, तो वो जाएगा आगे रिव्यू होने आईआरबी और आईईसी के पास, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड और इंडिपेंडेंट एथिक कमेटी के पास। इफ ऑल गुड देन इट इज अप्रूवेबल एंड इन्वेस्टिगेटर रिसीव अ रिटर्न अप्रूवल। अब अगर सब सही रहा तो आपका जो फॉर्म है, आपका जो रिसर्च प्रोटोकॉल है वो अप्रूव हो जाएगा और इन्वेस्टिगेटर जो है उसके पास चला जाएगा कि आप आगे क्लिनिकल ट्रायल कर सकते हैं। एक रिटर्न अप्रूवल चला जाएगा कि हाँ सब ठीक है, ये लो एक रिटर्न अप्रूवल, ये भेज दो इन्वेस्टिगेटर को, बात खत्म। ठीक है, और फिर इन्वेस्टिगेटर जो है क्लिनिकल ट्रायल को इनिशिएट कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। तो बहुत ईजी है, मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, मेरे पास क्या है? रिसर्च प्रोटोकॉल है, मैंने रिसर्च प्रोटोकॉल को सबमिट कर दिया। अब रिसर्च प्रोटोकॉल अगर कंप्लीट होगा, अप्रूवेबल होगा, तो आगे जाएगा, रिव्यू होगा आईआरबी और आईईसी के द्वारा। रिव्यू होने के बाद अगर वो सब कुछ ठीक है और इन्होंने एक्सेप्ट कर दिया, तो आपके पास एक रिटर्न अप्रूवल आ जाएगा कि आप क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं। पर अगर कुछ करेक्शन की जरूरत हुई, रिव्यू के टाइम इनको लगा कि कुछ करेक्शन की जरूरत है, तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, आपको बोला जाएगा कि आप करेक्शन करो। और अगर मान लो कि इनको रिव्यू करते टाइम बहुत बड़ी गलती मिल गई, तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो डिसअपॉइंटेड है, वो नेगेटिव इमेज बनेगी और फिर वापस रीइवेल्युएट करना पड़ेगा आपको। तो दोनों कंडीशन हो सकती है। छोटी मोटी गलती है, आपको बोल देंगे कि ये गलती है, इसको सुधारो, वापस दो, हम अप्रूव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बड़ी गलती है, डिसअपॉइंटेड हो गया यार मैं, तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस तरह से प्रोसेस ऑफ रिव्यू काम करता है। इस तरह से इन्वेस्टिगेटर जो है रिव्यू प्रोसेस में अपना जो भी रिसर्च प्रोटोकॉल है उसे सबमिट करता है, वो अप्रूव होता है, फिर इनके पास जो भी आपका इन्वेस्टिगेटर है उसके पास जाता है रिटर्न अप्रूवल। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा? आईआरबी आईईसी में इंट्रोडक्शन, मेंबर, रेस्पॉन्सिबिलिटी, डॉक्यूमेंट रिव्यू और प्रोसेस ऑफ रिव्यू। अब उसके बाद आता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। नया टॉपिक आ गया इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि ये जो सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट से हमें साइन लेना होता है एक डॉक्यूमेंट पे। उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। क्योंकि क्या होता है, मैं कौन हूं? इन्वेस्टिगेटर जो कि क्लिनिकल ट्रायल करने वाला हूं। आप कौन हो? सब्जेक्ट जिसके ऊपर मैं क्लिनिकल ट्रायल करने वाला हूं।
तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आपको सारी चीजें बतानी पड़ेगी क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड कि ये साइड इफेक्ट है, ये एडवर्स इफेक्ट है, ये टॉक्सिक इफेक्ट है, इतना डोज देंगे, इतने टाइम देंगे, ये डोज रेजिमेंट रहेगा, इतने दिन तक ये क्लिनिकल ट्रायल चलेगा, इसके साइड इफेक्ट ये हैं, इसमें जान भी जा सकती है, इसमें ऑर्गेनोटॉक्सिसिटी हो सकती है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर दिक्कत होगी तो डॉक्टर है, फिजिशियन है, सारी चीजें बता दो, सारी चीजें बता दो, और एक रिटर्न भी दे दो, लिख कर भी दे दो, ताकि उसे पढ़ने में आसानी हो, पढ़ के वो एक दिन में आराम से आए, है ना, 12-15-20 घंटे उसे दो कि भाई आप पढ़ लो, आराम से पढ़ लो, उसके बाद साइन करके हमारे पास ले आना, ताकि आप हमारे सब्जेक्ट हो जाएंगे और हम आपके ऊपर ट्रायल कर लेंगे, ठीक है। तो इट इज अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर्म विच इज फिल्ड और साइंड बाय द सब्जेक्ट बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन क्लिनिकल ट्रायल। अगर कोई सब्जेक्ट क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट लेना चाहता है तो वो सब्जेक्ट इसको पढ़े और इस पे साइन कर दे, उसे कहते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। हियर वी प्रोवाइड टोटल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ट्रायल टू द सब्जेक्ट। सारी इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे ट्रायल से रिलेटेड कि ट्रायल में ये होने वाला है, ये हो सकता है, सारी इन्फॉर्मेशन दे दो सब्जेक्ट को। हेल्थ केयर टीम, investigator provide all the information to human volunteer or subject who undergo clinical trial। अब कौन देगा इंफॉर्मेशन देगा या तो हेल्थ केयर टीम देगी या इन्वेस्टिगेटर जो कि मैं हूं मैं दूंगा। इंफॉर्मेशन कैसी इंफॉर्मेशन सर, जैसे कि ट्रायल के रिस्क क्या है, जो क्लिनिकल ट्रायल करेंगे उसके बेनिफिट क्या है, कितनी डोज हम आपको देंगे, कितनी फ्रीक्वेंसी से हम आपको देंगे, वो सारी चीजें बतानी है। सब्जेक्ट ऑल्सो कंसल्ट विद टीम। सब्जेक्ट को अगर कुछ पूछना है तो वो बेझिझक पूछ सकता है टीम से, चाहे वो हेल्थ केयर टीम हो या फिर वो इन्वेस्टिगेटर हो, जो भी सब्जेक्ट को गाइड कर रहा है तो सब्जेक्ट भी उससे खुलकर सवाल पूछ सकता है। जैसे आप क्लास में कॉलेज में नहीं पूछते ना, वैसे नहीं करना है, पूछना है यहाँ पे, क्योंकि आपके ऊपर क्या होने वाला है, क्लिनिकल ट्रायल, है ना। चलो फिर अब टाइप्स की बात करें कि ये जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है, ये जो एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है या फिर आप कह सकते हैं एक तरह का फॉर्म होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। और टाइप्स स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि इन्फॉर्म्ड का मतलब होता है एजुकेशन और कंसेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट, मतलब कि लिखा पढ़ी करने वाला एग्रीमेंट, एजुकेशन एग्रीमेंट है ये, है ना। अब टाइप्स की बात करूं तो एक तो वर्बल, है ना, एक होता है रिटर्न। रिटर्न का मतलब, वर्बल का मतलब, अब ध्यान से सुनना, वर्बल में आपको दो वर्ड लिखे हुए हैं, एक तो लिखा है इन्वेस्टिगेटर IRB अप्रूव्ड, एक लिखा है डिजाइनी। अब ये जो वर्बल कंसेंट होता है, वर्बल कंसेंट का मतलब क्या है, जैसे मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, ठीक है सर, ये मेरा कौन है, सब्जेक्ट, तो मैं इसको बोलूंगा, ये मुझे बोलेगा, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, वर्बल कंसेंट। इन्वेस्टिगेटर IRB अप्रूव्ड, और जो यहां पर मैं इन्वेस्टिगेटर हूं ना, मैं IRB से अप्रूव्ड इन्वेस्टिगेटर हूं, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड से अप्रूव्ड इन्वेस्टिगेटर हूं, और मेरा जो बैकग्राउंड है वो साइंटिफिक बैकग्राउंड है। कैसा बैकग्राउंड है, साइंटिफिक बैकग्राउंड। तो जो वर्बल कंसेंट होता है उसमें जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो IRB से अप्रूव्ड होना चाहिए, साथ ही साथ उसका साइंटिफिक बैकग्राउंड होना चाहिए। ये दोनों बातें याद रख लो कि वर्बल कंसेंट में जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो IRB से अप्रूव्ड होना चाहिए, साथ ही साथ उसका साइंटिफिक बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके बाद एक और वर्ड दे रखा है डिजाइनी, तो चलो इसको देख के आते हैं। डिजाइनी का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसको ऑफिशियली चूज किया गया हो, जरूरी नहीं कि उसका साइंटिफिक बैकग्राउंड हो, पर उसको क्लिनिकल ट्रायल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपका डिजाइनी क्या हो गया, डिजाइनी एक ऐसा बंदा है जिसको ऑफिशियली चुना गया है, जरूरी नहीं उसका साइंटिफिक बैकग्राउंड हो, पर उसको क्लिनिकल ट्रायल का पूरा एक्सपीरियंस नॉलेज होना चाहिए, उसे डिजाइनी कहते हैं। तो डिजाइनी भी वर्बल कंसेंट ले सकता है, तो डिजाइनी ले सकता है, या फिर आप बोल लीजिए इन्वेस्टिगेटर जो कि IRB से अप्रूव्ड है, जिसका साइंटिफिक बैकग्राउंड है, वो वर्बल कंसेंट ले सकता है। और दूसरा होता है रिटर्न कंसेंट, ठीक है, ये इन्वेस्टिगेटर ले लेगा नॉर्मल। अब देखो ध्यान से सुनना, वर्बल कंसेंट मतलब कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सारी एजुकेशन, सारी नॉलेज दे देंगे कि भैया यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। एजुकेशन, ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ट्रायल, ट्रायल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी हम प्रोवाइड कर देंगे, जैसे कि सेफ्टी क्या है, टॉक्सिसिटी के चांसेस क्या है। साथ ही साथ ऑल्सो गिव अपॉर्चुनिटी टू सब्जेक्ट टू शेयर और सॉल्व हिज हर ऑल क्वेरी रिलेटेड टू ट्रायल। हमें साथ ही साथ सब्जेक्ट को भी मौका देना चाहिए कि भाई अगर आपको कुछ पूछना है, अगर आप लड़के हैं लड़की हैं, आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड, इसके अलावा कुछ नहीं। सेकंड है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन शीट टू सब्जेक्ट। अब हमने क्या करना है,
भले वर्बल है ना, भले वर्बल कंसेंट है, पर इंफॉर्मेशन शीट तो देनी है कि भैया आप इसको पढ़ लो, आप इसको पढ़ लो, पहले आप इसको पढ़ लो। और पढ़ने के लिए आप सफिशिएंट टाइम ले लो, कुछ घंटे ले लो, कुछ दिन ले लो, आप सफिशिएंट टाइम ले लो। आपको लगेगा इसको पढ़ने के बाद कि आपको क्लिनिकल ट्रायल में जाना चाहिए तो ही आप जाना, ठीक है। उसके बाद अगर उनको कोई डाउट होता है सब्जेक्ट को तो उसके आंसर करो, करने पड़ेंगे आपको। फिर वर्बल एग्रीमेंट टेकन बाय सब्जेक्ट, ऑब्वियसली वर्बल एग्रीमेंट हो जाएगा कि हाँ भाई बोल दिया, चलो ठीक है तो ठीक है। फिर आता है रिटर्न। अब रिटर्न में क्या सेम है, फर्स्ट पॉइंट सेम है, एजुकेशन सेम है, थर्ड पॉइंट सेम है, आंसर, और इधर है सेशन, मतलब कि वही इन्वेस्टिगेटर और सब्जेक्ट का सेशन चलेगा, एक दूसरे को जवाब देने पड़ेंगे, वही आंसर वाला पॉइंट है। अब यहाँ पर फर्क क्या है, यहाँ पर हमने दिया था शीट टू द सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फॉर्म फिल करवाना है। इंफॉर्मेशन तो इसमें भी सारी होगी, पर यहाँ पर एक फॉर्म फिल होगा। और यहाँ पर हमने क्या किया था, वर्बल एग्रीमेंट लिया था, तो इस फॉर्म पे हमें लास्ट में साइन करवा लेने, बस इतना सा फर्क है। नाम से पता लग रहा है यार, वर्बल का मतलब बोलना, बोलकर सब कुछ करना, और रिटर्न का मतलब साइन करवाना, फॉर्म फिल करवाना, बात खत्म। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है जीसीबी ऑब्लिगेशन। अब ध्यान से सुनना, जीसीबी ऑब्लिगेशंस आपको दे रखे हैं। सबसे पहले स्पॉन्सर, इन्वेस्टिगेटर और आपके जो मॉनिटर है उनके लिए, तीनों के लिए है। स्पॉन्सर के लिए भी है, इन्वेस्टिगेटर के लिए भी है और मॉनिटर के लिए भी है। तो वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इन्वेस्टिगेटर के लिए। तो जीसीबी ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, जीसीबी का मतलब होता है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। दीज आर गाइडलाइन फॉर कंडक्शन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल को परफॉर्म करने के लिए जो गाइडलाइंस होती है उसे कहते हैं जीसीबी ऑब्लिगेशन। सो जीसीबी मतलब कि गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। ये ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या होता है, एक तरह से गाइडलाइन मान लीजिए। तो जीसीबी मतलब गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, दीज आर द गाइडलाइन फॉर कंडक्शन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। अब ये जो जीसीपी होता है, जीसीपी एम्स टू एंश्योर दैट द स्टडीज आर साइंटिफिकली ऑथेंटिक। ध्यान से सुनना और समझना इस लाइन को। जीसीपी का मतलब क्या है, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, मतलब कि एक तरह की गाइडलाइन है क्लिनिकल ट्रायल को करने के लिए। अगर कोई भी क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है और वो गाइडलाइन के अंडर में हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्लिनिकल ट्रायल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो क्लिनिकल ट्रायल गाइडलाइन के अंडर में हो रहा है। तो यहां पर वही लिखा है कि अगर जीसीपी से हो रहा है ना कोई भी क्लिनिकल ट्रायल, तो जीसीपी का यही एम है कि आपकी जो स्टडी चल रही है वो साइंटिफिकली ऑथेंटिक है, क्योंकि आप गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आपकी जो भी स्टडी चल रही है क्लिनिकल ट्रायल की, वो कब ऑथेंटिक कहलाएगी, कब साइंटिफिक ऑथेंटिक कहलाएगी, जब आप जीसीबी ऑब्लिगेशन के अंडर में, और वी कैन से जीसीबी की जो गाइडलाइंस है उसके अंडर में क्लिनिकल ट्रायल को परफॉर्म करते हैं। साथ ही साथ ऑल द क्लिनिकल प्रॉपर्टी ऑफ इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट आर प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड। जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट की, मतलब कि आपके ड्रग की, उसको प्रॉपर्ली आपको डॉक्यूमेंटेड करना होता है, प्रॉपर लिखकर रखना होता है, ठीक है। अब वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले है इन्वेस्टिगेटर के लिए। तो इन्वेस्टिगेटर कौन होता है सर? इन्वेस्टिगेटर तो वो जो कि क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, है ना। तो पढ़ते चलो। इन्वेस्टिगेटर, अ पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल एट क्लिनिकल ट्रायल साइट। सीधी सी बात है, जो बंदा क्लिनिकल ट्रायल करे एक ट्रायल साइट पर, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम इन्वेस्टिगेटर, या फिर आप बोल सकते हैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। तो अगर इन्वेस्टिगेटर आ जाए या फिर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर आ जाए तो एक ही है। कहीं पर पीआई लिखा है ना, तो पीआई का मतलब क्या है? प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, मतलब कि इन्वेस्टिगेटर ही होता है। और इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? जो क्लिनिकल ट्रायल्स करे एक ट्रायल साइट पे। दे आर नोन एज अ रियल हीरो ऑफ क्लिनिकल स्टडीज, ऑब्वियसली क्योंकि यही परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद अब इनके बारे में लिखा है सबसे पहले क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। अकॉर्डिंग टू जीसीपी गाइडलाइन 4.1 ऑफ आईसीएच, आईसीएच की 4.1 वाली गाइडलाइन की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू जीसीपी गाइडलाइन ऑफ 4.1 ऑफ आईसीएच, आईसीएच की 4.1 जीसीपी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो जो पीआई होता है, मतलब कि जो आपका प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होता है, जो भी आपका इन्वेस्टिगेटर होता है, जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स को कंडक्ट करने वाला है, वो क्वालिफाइड हो, एजुकेटेड हो, उसकी ट्रेनिंग अच्छी हो, वो एक्सपीरियंस हो, वो स्किल्ड हो, वो प्रोफेशनल हो, ठीक है। चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उसको सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। यहां तक क्लियर हो गया? तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं जीसीबी ऑब्लिगेशन, जहां पर हमने दो अच्छी लाइन देखी। फिर हमने देखा जीसीबी ऑब्लिगेशन फॉर इन्वेस्टिगेटर। फिर हमने देखा इन्वेस्टिगेटर कौन होता है,
तो इन्वेस्टिगेटर जो कि क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म करते हैं, दे आर द रियल हीरो ऑफ द क्लिनिकल स्टडीज, क्लिनिकल ट्रायल। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसके ऑब्लिगेशंस के लिए क्या क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है इस पे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। फिर हमने देखा अकॉर्डिंग टू जीसीपी गाइडलाइन 4.1 ऑफ आईसीएच, आईसीएच की 4.1 गाइडलाइन की जीसीपी गाइडलाइन जो है उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस 1 नंबर होना चाहिए। बंदा जो है क्वालिफाइड, स्किल्ड, ट्रेंड, एजुकेटेड, एक्सपीरियंस एकदम प्रॉपर होना चाहिए ताकि क्लिनिकल ट्रायल अच्छे से हो। साथ ही साथ जो भी बंदा है या जो भी बंदी है जो कि क्लिनिकल ट्रायल करने वाले हैं वो सारे जीसीपी गाइडलाइंस को फॉलो करें। फिर लिखा है एडिक्वेट रिसोर्सेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सुटेबल सब्जेक्ट। ऑब्वियसली अगर किसी को भी क्लिनिकल ट्रायल करने हैं तो क्लिनिकल ट्रायल के लिए कुछ होमोजीनियस, कुछ हेट्रोजीनियस, कुछ हेल्दी इंडिविजुअल, कुछ बीमार इंडिविजुअल चाहिए होते हैं। तो जितने भी सब्जेक्ट चाहिए वो उन्हें प्रॉपर प्रोवाइड कराए जाए। और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेटर को एक सफिशिएंट टाइम दिया जाता है कि आपको महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में इस क्लिनिकल ट्रायल को कंप्लीट करना है। तो उस अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेटर को कंप्लीट करना पड़ता है, वो यहाँ पर सेकंड लाइन में लिखा है। फिर उसके बाद है मेडिकल केयर ऑफ स्टडी पार्टिसिपेंट और ट्रायल सब्जेक्ट। यहाँ पर हमें क्या करना है, मेडिकल केयर प्रोवाइड करनी है हमारे सब्जेक्ट को। जो भी हमारा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम स्टडी करने वाले हैं, जिसके ऊपर हम क्लिनिकल ट्रायल को परफॉर्म करने वाले हैं, उस बंदे की हमें सारी चीज़ों को नोटिस करना है। कहीं उसे बुखार तो नहीं आ गया, कहीं उसको साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे, एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहे, टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं आ रहे, कहीं उसका प्यूपिल डायलेट तो नहीं हो रहा, हार्ट बीट फास्ट तो नहीं हो रही, हार्ट अटैक आने के चांसेस तो नहीं हो रहे, कहीं पे ब्लॉकेज तो नहीं हो गया, हाइपरटेंशन तो नहीं है। क्योंकि ड्रग के इफेक्ट बहुत सारे हैं, ड्रग के इफेक्ट बहुत सारे होने की वजह से बहुत दिक्कत आ सकती है। तो इन्वेस्टिगेटर मस्ट प्रोवाइड अप्रोप्रिएट मेडिकल केयर। ठीक है, सारी चीजें ध्यान रखेगा, उसको फीवर तो नहीं, कफ तो नहीं, सब कुछ चेक करेगा। उसके बाद है कम्युनिकेशन विद इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड। देखो आपको पता है कि आईआरबी और आईईसी दोनों इंडिपेंडेंट कमिटी होती है और दोनों से अप्रूवल मिलने के बाद ही क्लिनिकल ट्रायल को स्टार्ट किया जाता है। दोनों ही क्लिनिकल ट्रायल के जो रिसर्च प्रोटोकॉल है उसको अप्रूव करती है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि आपको क्या बातें करनी है आईआरबी से। तो हमें यहाँ पर लिखा है इट प्रोवाइड अप्रूवल फॉर कंडक्शन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। ऑब्वियसली क्लिनिकल ट्रायल के कंडक्शन के लिए आईआरबी आईईसी अप्रूवल देती है। स्टडी में नॉट बिगिन प्रायर टू ऑब्टेनिंग आईआरबी अप्रूवल। आईआरबी अप्रूवल के बिना कोई भी क्लिनिकल स्टडी नहीं हो सकती। स्टडी ऑफ क्लिनिकल ट्रायल आर डन अंडर द गाइडलाइन ऑफ आईआरबी। आईआरबी की जो गाइडलाइन है उसी के अंडर में क्लिनिकल ट्रायल की स्टडी परफॉर्म होती है। ये सारी बात आपको पता है। फिर है कंप्लायंस विद द प्रोटोकॉल। इन्वेस्टिगेटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग द स्टडी इज conducted in compliance according with the research protocol for a better successful clinical study। यहाँ पर लिखा है कि जो भी क्लिनिकल स्टडी हो रही है, जो भी क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ही हों। और ये बात का किसको ध्यान रखना है, इन्वेस्टिगेटर को ध्यान रखना होता है। फिर है यूज ऑफ इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट। जो इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट है उसके यूज के बारे में बात कर रहे हैं। इफ द स्टडी यूज इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट देन द पीआई रेस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट द इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट इज यूज्ड ओनली अकॉर्डिंग विद द स्टडी प्रोटोकॉल एंड फेडरल रेगुलेशन। यहाँ पर आपको बोला गया है कि अगर किसी कंडीशन में आपको यूज करना पड़ जाए इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट, जैसे सपोज मान लीजिए बहुत ही पेंडेमिक सिचुएशन है, उस बहुत ही एपोकैलिप्स है, उस कंडीशन में हमें किसी ड्रग को यूज करना पड़ गया और वो ड्रग जो है अभी इन्वेस्टिगेशनल ही चल रहा है उस पर, तो उस ड्रग को अगर हमें यूज करना पड़ गया ना, तो उस ड्रग से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी हमें किससे लेनी है, पीआई से लेनी है। और पीआई ही जिम्मेदार है, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ही जिम्मेदार है अगर इससे कुछ भी गलत करा तो, मतलब दवाई ने कुछ भी गलत असर कर दिया तो, क्योंकि पीआई से हमें सारी जानकारी लेनी है। और अगर पीआई ने नहीं दिया, गलती से कुछ गलत बता दिया या इसको भी पता नहीं है, तो फिर दिक्कत आ सकती है। रैंडमाइजेशन एंड ब्लाइंडिंग, मतलब कि यहाँ पर आप जो सब्जेक्ट होते हैं ना जिसको क्लिनिकल ट्रायल के लिए चूज किए जाते हैं, वो रैंडम भी पिक कर सकते हैं। द पीआई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रैंडमली पिकिंग, चूजिंग द सब्जेक्ट एंड अप्लाइंग ड्रग ऑन द सब्जेक्ट विदाउट इन्फॉर्मिंग हिम और हर। नेक्स्ट है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट मैंने आपको बता ही दिया। फिर रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट मेंटेन रखने होते हैं ऑब्वियसली। फिर आता है प्रोग्रेस रिपोर्ट। जैसे मान लीजिए मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैंने क्लिनिकल ट्रायल करा, क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड जो भी प्रोग्रेस मेरे पास आई है वो सारी प्रोग्रेस मुझे स्पॉन्सर को बतानी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे मालिक वही है जो हमें पैसा दे रहे हैं, जो हमें बैक सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे लिए सारे अप्रूवल लेके आ रहे हैं, जो सारी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। तो क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल में जो भी मुझे अपडेट मिलती है, जो भी मुझे प्रोग्रेस मिलती है, वो सारी मुझे स्पॉन्सर साहब को बतानी पड़ेगी जो कि पैसा लगा रहा है। अब स्पॉन्सर एक बंदा भी हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है ना।
नेक्स्ट है सेफ्टी रिपोर्टिंग। अगर मुझे क्लिनिकल ट्रायल करते दौरान कोई भी एडवर्स इफेक्ट या कोई भी सीरियस इफेक्ट नोटिस हुआ तो मुझे हैंड टू हैंड बताना पड़ेगा स्पॉन्सर को कि सर यहाँ पर ऐसी ऐसी दिक्कत आ गई है, मैं क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म कर रहा था, उस दौरान मुझे एडवर्स इफेक्ट और सीरियस इफेक्ट देखने को मिले। फिर आता है फाइनल स्टडी रिपोर्ट ऑन कंप्लीशन ऑफ स्टडी। सारी स्टडी हो गई, क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो गया, तो इन्वेस्टिगेटर को क्या करना है? इन्वेस्टिगेटर को सारी फाइल, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं स्पॉन्सर को, जो कि पैसा लगा रहा है ना। देखो, एक तो स्पॉन्सर को देना है एंड एक IRB को देना है, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड को, जिसने अप्रूवल दिया था क्लिनिकल ट्रायल को करने के लिए। क्लियर है? तो ये सारी बातें आपको किस में लिखनी है? इन्वेस्टिगेटर में। ये GCB ऑब्लिगेशन फॉर इन्वेस्टिगेटर हो गया, ठीक है। उसके बाद है स्पॉन्सर और मॉनिटर। अब देखो, स्पॉन्सर मैंने आपको बोला कि एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है, एक पूरा इंस्टीट्यूशन हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो पैसा दे रहा है। मान लीजिए मैं दे रहा हूं तो मैं स्पॉन्सर हूं, मेरी कंपनी दे रही तो मेरी कंपनी स्पॉन्सर है, किसी और की कंपनी, किसी और का इंस्टीट्यूशन दे रहा तो वो स्पॉन्सर है। तो कोई कंपनी, इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन जो भी पैसा दे रहा है वो कौन हो गया? स्पॉन्सर हो गया। साथ ही साथ वो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा क्लिनिकल ट्रायल या जो भी ट्रायल चल रहे हैं उसके इनिशिएशन की, उसके मैनेजमेंट की, और उसको पैसों से भी सपोर्ट करेगा। कौन? स्पॉन्सर। तो स्पॉन्सर होना एक बहुत जिम्मेदारी वाली बात है। कहीं भी प्रॉब्लम आती है स्पॉन्सर की बात आती है, क्योंकि स्पॉन्सर ही मैनेज करेगा, स्पॉन्सर ही अप्रूवल लाएगा, स्पॉन्सर ही पैसा लगाएगा। फिर आता है क्वालिटी मैनेजमेंट। स्पॉन्सर को ध्यान रखना होता है, स्पॉन्सर का रोल रहता है कि क्वालिटी एकदम मैनेज रहे, क्वालिटी अश्योर्ड रहे, क्वालिटी कंट्रोल रहे, कोई भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आए। ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्पॉन्सर की। फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी में एक और रेस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि जैसे मान लीजिए मैं स्पॉन्सर हूं तो मैं ही सिलेक्ट करूंगा कि यहां पर मेरे एक्सपेरिमेंट में कौन इन्वेस्टिगेटर होगा। तो अच्छा लग रहा है, तू आ जा, तो इन्वेस्टिगेटर। कौन मेडिकल एडवाइजर? आ जाओ सर, आप आ जाओ। कौन यहाँ पर डॉक्टर, फिजिशियन? हाँ आ जाइए, आप आ जाइए। तो कौन डिसाइड करेगा? स्पॉन्सर, क्योंकि पैसा कौन लगा रहा है? स्पॉन्सर। रिस्क कौन ले रहा है? स्पॉन्सर। मैनेज कौन कर रहा है? स्पॉन्सर। अप्रूवल कौन लेकर आ रहा? IRB IEC से, स्पॉन्सर। तो कौन सिलेक्ट करेगा सबको? स्पॉन्सर। ठीक है, तो जो भी मेडिकल एक्सपर्ट है उसको कौन सिलेक्ट करेगा? स्पॉन्सर। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेटर का सिलेक्शन भी कौन करेगा? स्पॉन्सर। फाइनेंस भी कौन करेगा? पैसा कौन देगा? स्पॉन्सर। फिर आता है स्टडी डिजाइन एंड मैनेजमेंट। द स्पॉन्सर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिंग क्वालिफाइड इंडिविजुअल टू कैरी आउट ऑल स्टेज ऑफ स्टडी प्रोसेस इंक्लूड। स्पॉन्सर जो होता है वही जिम्मेदार होता है कि उसकी टीम कैसी होनी चाहिए, उसका स्टाफ कैसा होना चाहिए। ऑब्वियसली कोई भी स्पॉन्सर है तो अपना स्टाफ कैसा लाएगा? क्वालिफाइड, ट्रेन, एजुकेटेड, एक्सपीरियंस, वेल प्रोफेशनल, है ना। तो चाहे वो कोई सी स्टेप हो, चाहे प्रोटोकॉल को डिजाइन करना है, चाहे ओवरऑल स्टडी को कंडक्ट करना है, चाहे मैनेज करना है, चाहे वेरीफाई करना है, चाहे एंश्योर करनी है सेफ्टी एंड राइट ऑफ ह्यूमन पार्टिसिपेंट, मॉनिटरिंग स्टडी परफॉर्मेंस और प्रिपेयरिंग स्टडी रिपोर्ट, इन सभी कामों को करने के लिए जो पूरा स्टाफ आएगा उस स्टाफ को कौन लेकर आएगा? वो लेकर आएगा स्पॉन्सर। ठीक है। कंफर्मेशन ऑफ रिव्यू बाय IRB IEC। जैसा कि मैंने आपको बोला, कंफर्मेशन कराने का काम भी किसका होगा? स्पॉन्सर का ही होगा। सेफ्टी का काम भी किसका होगा? स्पॉन्सर ही रेस्पॉन्सिबल होगा। साथ ही साथ अब आते हैं मॉनिटर की बात करते हैं। तो मॉनिटर का मतलब क्या होता है? मॉनिटर वो होता है जो हर चीज देखे। देखो मैं आपको बोल के बता देता हूँ, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं? क्लिनिकल ट्रायल्स को कंडक्ट करा रहे हैं। तो क्लिनिकल ट्रायल्स को कंडक्ट कराते दौरान बहुत सारी दिक्कत आ सकती है, जैसे कि इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट है जो कि ह्यूमंस पे लगाना था उसको ना लगाते हुए चोरी कर रहा है, या उसका मिसयूज कर रहा है, या उसको कहीं और एक्सपोर्ट कर रहा है, या फिर ह्यूमंस पे ज़्यादा लगा रहा है, ह्यूमंस को ओवरडोज दे रहा है, ह्यूमंस को उनके राइट्स नहीं सही से मिल पा रहे, जो सब्जेक्ट है उनको पैसा नहीं मिल पा रहा, और जो इन्वेस्टिगेटर है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें कौन चेक करेगा? कौन मॉनिटर करेगा? ये मॉनिटर करेगा, जिसका नाम ही मॉनिटर है। मॉनिटर ये सारी चीज़ें मॉनिटरिंग करेगा, सारी चीज़ें चेक करेगा और ये बताएगा स्पॉन्सर को कि वहाँ तो ऐसा चल रहा है, वो जो अपना इन्वेस्टिगेटर नहीं है। स्पॉन्सर बोलेगा हाँ हाँ, अरे वो इन्वेस्टिगेटर किसी काम का नहीं है, वो तो रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ फॉलो नहीं करता, बेचारे पेशेंट भी सारे तकलीफ में है, जितने भी सब्जेक्ट है सब परेशान है, सबको ओवरडोज दे रखा है, किसी की तबीयत पे ध्यान नहीं है, यहाँ तक कि किसी सब्जेक्ट को पैसा भी नहीं दे रहा है। तो ये सारी चुगलियां कौन करेगा? मॉनिटर। तो मॉनिटर एक तरह का कनेक्टिंग लिंक है, मेन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है स्पॉन्सर और इन्वेस्टिगेटर के बीच में। अगर इन्वेस्टिगेटर को कुछ पूछना है, बताना है, तो वो
मॉनिटर को बताएगा, मॉनिटर से स्पॉन्सर के पास जाएगा, और स्पॉन्सर को कुछ बोलना है तो स्पॉन्सर किसको बोलेगा, मॉनिटर को, फिर मॉनिटर से किसके पास जाएगा, इन्वेस्टिगेटर के पास। सो मॉनिटर इज द मेन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन स्पॉन्सर एंड इन्वेस्टिगेटर। फिर यहाँ पे लिखा है सिलेक्शन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ मॉनिटर। अब मॉनिटर को कैसे सिलेक्ट करें, मॉनिटर शुड बी अपॉइंटेड बाय स्पॉन्सर। ऑब्वियसली कौन लेगा, स्पॉन्सर ही पिक करेगा कि हाँ आप मॉनिटर बनने लायक हैं, आप अच्छे से चाटू हैं, आप आ जाइए। होते हैं ना क्लास में बच्चे बहुत सारे, खैर अब तो फाइनल ईयर आ गया, आप क्या ही करोगे चाट के भी। नेक्स्ट है आपका मॉनिटर शुड बी ट्रेंड। कैसा होना चाहिए, ट्रेंड, एंड शुड हैव साइंटिफिक एंड क्लिनिकल नॉलेज। क्लिनिकल नॉलेज होनी चाहिए, साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए, मॉनिटर एकदम ट्रेंड होना चाहिए। मॉनिटर जो है कौन अपॉइंट करेगा, स्पॉन्सर ही अपॉइंट करेगा। मॉनिटर्स क्वालिफिकेशन शुड बी डॉक्यूमेंटेड, और मॉनिटर्स की जो भी क्वालिफिकेशन होगी वो सारी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। मॉनिटर शुड बी फैमिलियर विद इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट। जिस भी इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट पे काम चल रहा है, जिस भी इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट से क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, उस इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट से जो मॉनिटर होता है वो फैमिलियर होना चाहिए। मतलब कि मॉनिटर को पता होना चाहिए कि ये किस तरह का प्रोडक्ट है, इसको कहाँ स्टोर करना है, इसका क्या ओवरडोज है, इसका क्या लोअर डोज है, उससे पूरी तरह से फैमिलियर होना है मॉनिटर को। ठीक है, तो मॉनिटर शुड बी अपॉइंटेड बाय स्पॉन्सर, मॉनिटर शुड बी ट्रेंड एंड शुड हैव साइंटिफिक एंड क्लिनिकल नॉलेज, मॉनिटर्स क्वालिफिकेशन शुड बी डॉक्यूमेंटेड, मॉनिटर शुड बी फैमिलियर विथ इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद लिखा है मॉनिटर की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो वो मैंने आपको बता दी। शुड एंश्योर दैट ट्रायल इज कंडक्टेड एंड डॉक्यूमेंटेड प्रॉपरली। क्या ट्रायल्स जो हैं सही से चल रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड सही से हो रहे हैं। स्टोरेज एंड कंडीशन मस्ट बी एक्सेप्टेबल एंड सप्लाई मस्ट बी सफिशिएंट थ्रू आउट द ट्रायल। जो हमारा इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट है उसका स्टोरेज, उसकी स्टोरेज कंडीशन एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, और उसकी सप्लाई में कमी नहीं आनी चाहिए पूरी क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान। ये सब चीजें ध्यान रखेगा। इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट आर ओनली सप्लाइड टू सब्जेक्ट एट प्रोटोकॉल स्पेसिफिक डोज। इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट जो है ना, जो ड्रग है, वो सिर्फ सब्जेक्ट को ही दिया जाए, और उतना ही दिया जाए जितना रूल्स एंड रेगुलेशंस का है, जितना लॉ का है, जितना अकॉर्डिंग है। वेरीफाइंग दैट इन्वेस्टिगेटर फॉलो द अप्रूव्ड प्रोटोकॉल। जो इन्वेस्टिगेटर है वो प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे नहीं कर रहे। वेरीफाइंग दैट इन्फॉर्म्ड रिटन कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बिफोर इज सब्जेक्ट पार्टिसिपेशन इन ट्रायल। अगर कोई भी सब्जेक्ट है और उसको क्लिनिकल ट्रायल में भेजा जा रहा है, तो मॉनिटर ये भी देखेगा कि उस सब्जेक्ट को सारी बातें पता है ना, उस सब्जेक्ट ने साइन करे है ना, इन्फॉर्म कंसेंट फिल हुआ है ना, तभी तो वो सब्जेक्ट बन रहा है ना। तो ये सारी चीजें क्रॉस चेक कौन करेगा, मॉनिटर। वेरीफाइंग दैट इन्वेस्टिगेटर इज एनरोलिंग ओनली एलिजिबल सब्जेक्ट। और ये भी वेरीफाई करना है कि गलत सब्जेक्ट ना ले ले। मान लीजिए होमोजीनियस चाहिए, हेट्रोजीनियस ले ली, मान लीजिए कम लोग चाहिए, ज़्यादा लोग ले लिए, हेल्दी चाहिए, बीमार ले लिया, बीमार चाहिए, हेल्दी ले लिया, ऐसा नहीं करना है। और इस सब चीज़ों को चेक कौन करेगा, मॉनिटर। अब देखो आता है फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस का सीधा सा मतलब है कि अगर ड्रग मार्केट में लॉन्च हो जाती है तो भी ड्रग पे नज़र रखी जाती है। इसे कहते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। ये बहुत ज़रूरी होता है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए एक ड्रग का एग्जांपल देता हूं जिसका नाम है थैलेडोमाइड। अब थैलेडोमाइड जो है शुरू शुरू में जब रिलीज हुई थी, मार्केट में जब लॉन्च हुई थी, तो उसका काम था सिडेटिव का। सिडेटिव सर, हाँ हाँ हाँ, वही वही, मेडिसिनल केमिस्ट्री 4th सेमेस्टर, सिडेटिव, जो ब्रेन को काम देता है, शांत देता है, एकदम नींद लाने होता है, धीरे धीरे शांति दे देता है। जैसे मैं शांत हो गया हूं ना अभी, ऐसे एकदम शांति देता है। तो शुरू शुरू में सिडेटिव का बहुत अच्छा काम हुआ थैलेडोमाइड का। फिर क्या हुआ कि हमें पता लगा थैलेडोमाइड से एक और काम हो सकता है कि जो नोजिया और वॉमिटिंग होती है ना, उसको कंट्रोल करना। ये उल्टी जैसा फील हो रहा, तो थैलेडोमाइड ले लो, तो क्या होगा, नोजिया वाला फील जो है कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है सर, तो पहले तो इसको एज अ सिडेटिव लॉन्च किया गया, बाद में इसको नोजिया को ट्रीट करने के लिए भी यूज लिया गया। अब मान लीजिए प्रेग्नेंट वुमेन है, कौन है, प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन ने क्या करा, प्रेग्नेंट वुमेन को नोजिया तो होता ही है, वॉमिटिंग तो होती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, उल्टी तो होगी सही प्रेगनेंसी में। उस कंडीशन में क्या हुआ, थैलेडोमाइड ड्रग ले लिया। जब थैलेडोमाइड ड्रग इस प्रेग्नेंट वुमेन ने लिया, क्यों लिया, ताकि इसकी नोजिया वॉमिटिंग बंद हो जाए। तो थैलेडोमाइड ने क्या करा, प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे को डिफेक्ट कर दिया। बच्चों में क्या कर दिया पता है, देखो मैं बताता हूं, बच्चों में कर दिया पोकोमेलिया। लिम्स जो है ऐसे माल फॉर्मेशन हो गए थे, इस तरह के बच्चे हो रहे थे। अगर मैं आपको इमेज बताऊं, क्योंकि इमेज से अच्छा याद हो जाएगा, फोकोमेलिया की, है ना, तो एक बार लिख देते हैं फोकोमेलिया, और इसको करते हैं सर्च, देखते हैं क्या आता है।
क्योंकि फोकोमेलिया की जब आप इमेज देखोगे ना तब आपको पता लगेगा कि कितनी सीरियस कंडीशन है, इतना गंदा काम हो गया था। तो इसको कहते हैं थैलेडोमाइड ट्रेजेडी। इमेज दिखाता हूं आपको फोकोमेलिया की, है ना। ये देखो इस तरह से लिम्स हो गए थे, इस तरह से। ये देखो अभी इसको लोड होने दो, अब आप खुद देखो बच्चों की हालत क्या हो गई थी। नॉर्मल बच्चे तो आपने देखे ही होंगे। अब ये देखो इस तरह से, ये फोकोमेलिया की कंडीशन है, थैलेडोमाइड ट्रेजेडी है। ये देखो, ये देखो, ये देखो आप, कितनी गंदी कंडीशन हो गई थी। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हैं इस तरह से बच्चे होना शुरू हो गए थे। तो ये प्रॉब्लम ही है कि नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट कहानी लिखी है, शॉर्ट एंड स्वीट। थैलेडोमाइड मार्केट में आई। मार्केट में कब आई थी? 1956 में। कौन से मार्केट में आई थी? वेस्टर्न जर्मनी में। तो थैलेडोमाइड मार्केट में लॉन्च हुई 1956 में वेस्टर्न जर्मनी में, है ना। यूज्ड एज ए सिडेटिव और हिप्नोटिक। शुरू में कैसे काम लिया गया? सिडेटिव और हिप्नोटिक की तरह काम लिया गया। बाद में इसको कैसे काम लिया गया? नोजिया को कंट्रोल करने के काम में लिया गया। पर उसी कंडीशन में अगर प्रेग्नेंट वुमेन ने इसको खा लिया तो उससे क्या हुआ? बच्चे को फोकोमेलिया हो गया, मतलब कि जो लिम्स होते हैं उसके, है ना, फोर लिम हाइंड लिम, वो माल फॉर्म हो गए, इस तरह से हो गए, बिल्कुल अजीब से। फर्स्ट रिपोर्ट इसकी कब देखने को मिली थी? 1959 में। और देखते ही देखते 2 साल के अंदर अंदर 13 रिपोर्ट्स आ गई बर्थ डिफेक्ट की, और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। इससे धीरे धीरे बढ़ते गए थे केस। तो तब जाके फार्माकोविजिलेंस रोल में आई, तब जाके फार्माकोविजिलेंस का मतलब समझ में आया। क्योंकि थैलेडोमाइड भी वो ड्रग है जिसपे प्री क्लिनिकल ट्रायल हुए, क्लिनिकल ट्रायल हुए, सारी एप्लीकेशन रिव्यू करी गई, अप्रूव करी गई, उसके बाद वो मार्केट में आई। इतने सालों के बाद वो मार्केट में आई। मार्केट में आने के बाद प्रेग्नेंट वुमेन के साथ उन्होंने क्या करा? ट्रेजेडी कर दी इतनी बड़ी। तो इसलिए फार्माकोविजिलेंस जरूरी है कि अगर कोई ड्रग मार्केट में आ भी जाए तो भी उस पर नजर रखो, तो भी उसकी लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी देखो, तो भी देखो कि वो ड्रग बच्चों में, प्रेग्नेंट वुमेन में कहीं दिक्कत तो नहीं कर रही, वो ड्रग इडियोसिंक्रेसी तो नहीं कर रही। वो सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी। देखो यहां पे लिखा भी है, द आइडिया ऑफ फार्माकोविजिलेंस टुक शेप मेनली आफ्टर 1961। जब ये केसेस वगैरह इतने बढ़ गए ना, तब फार्माकोविजिलेंस एकदम सख्त हो गया कि नहीं भैया अब नहीं होने दूंगा। चलिए ऑब्जेक्टिव से फार्माकोविजिलेंस के, देखो सीधी सी बात है, फार्माकोविजिलेंस क्यों रखा गया, क्यों बनाया गया? ताकि हम ड्रग पे नजर रख सके, ताकि हम ड्रग की लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी चेक कर सके, ताकि हम जनता को बचा सके। भोली वाली जो जनता है जिसको पता नहीं है एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है, तो उन जनता को बचाएं, पब्लिक की लाइफ को मेंटेन रखें। क्योंकि यहाँ पर तो पेशेंट की हेल्थ की बात आ गई, और इसके लिए तो सरकार बहुत सख्त है। तो फार्माकोविजिलेंस का मतलब होता है, फार्माको का मतलब ड्रग, विजिलेंस का मतलब होता है कीप वॉचिंग। ड्रग अगर मार्केट में गई है तो भी देखते रहो, देखते रहो उसको क्या चल रहा है उसका। इट इज द पार्ट ऑफ फार्माको एपिडेमोलॉजी। फार्माको विजिलेंस किसका पार्ट है? फार्माको विजिलेंस इट इज अ पार्ट ऑफ फार्माको एपिडेमियोलॉजी दैट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक फीचर ऑफ ए ड्रग विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मार्केट। जो ड्रग मार्केट में प्रेजेंट है उसकी फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक स्टडी करना, उसे कहते हैं फार्माको एपिडेमियोलॉजी। तो फार्माकोविजिलेंस किसका पार्ट है? फार्माको एपिडेमियोलॉजी का। The main purpose of pharmacovigilance is to reduce the drug related harm to patient। ड्रग से जो भी पेशेंट को हार्म हो रहा है उसको कम करने के लिए फार्माकोविजिलेंस बनाया गया है ना। अब ध्यान से सुनो, जैसे मान लीजिए फिजिशियन है, डॉक्टर साहब, और ये पेशेंट है। अब मान लीजिए पेशेंट को कुछ एडवर्स इफेक्ट दिखे, तो पेशेंट आया दवाई लेके कि डॉक्टर साहब इस दवाई से तो मुझे एडवर्स इफेक्ट दिखे। तो डॉक्टर साहब ने क्या करा? एक येलो फॉर्म दिया। ऐसे बोला डॉक्टर साहब ने, येलो फॉर्म था। वो कौन सा फॉर्म था? येलो फॉर्म। तो डॉक्टर साहब ने क्या करा? येलो फॉर्म। अब येलो फॉर्म में क्या रहता है? ब्रांड नेम, मैन्युफैक्चरर, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, डोज यूज्ड, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रीजन फॉर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डेट और रीजन फॉर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रग। ठीक है, कब प्रिस्क्रिप्शन किया गया, कब प्रिस्क्राइब किया गया, वो सारी इंफॉर्मेशन रहती है। तो येलो फॉर्म पेशेंट से भराते हैं और उसके बाद फिजिशियन जो है इस फॉर्म को सबमिट कर देते हैं जहां से ये ड्रग आई थी, कि भैया ये दिक्कत आ रही है, आप चेक कर लो कि या सभी में ये दिक्कत है या फिर कोई एक रेयर में, हजारों लाखों में से किसी एक बंदे को आ रही है। वो सारी चीजें चेक कर लो आप, और अगर दिक्कत वाकई में सही है तो इस ड्रग को वापस भेजो मार्केट से। तो ये होता है फार्माकोविजिलेंस। तो आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। और देखो फार्माकोविजिलेंस का सब कुछ यही है। एम क्या है? देखो कितना बड़ा घुमा घुमा के लिखा हुआ है, देखना कितना हंसी आएगी आपको। टू इम्प्रूव पेशेंट केयर एंड सेफ्टी। पेशेंट की केयर करना, सेफ्टी
को इम्प्रूव करना। टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, वही वाली बात हो गई, पेशेंट की जगह क्या कर दिया, पब्लिक हेल्थ। टू इम्प्रूव हेल्थ केयर, अब दोनों ही वर्ड हटा दिए, सिर्फ हेल्थ केयर लगा दिया। आंसर बढ़ाने के तरीके हैं ये। पेशेंट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनसेफ ड्रग, पेशेंट को अनसेफ ड्रग से प्रोटेक्ट कर लिया फार्माकोविजिलेंस की मदद से। टू प्रमोट एजुकेशन एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग, ये अच्छा वाला है। टू प्रमोट रेशनल एंड सेफ यूज ऑफ ड्रग, ये भी अच्छा है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, एम्स ऑफ फार्माकोविजिलेंस। तो फार्माकोविजिलेंस अगर 5 नंबर में आता है तो फार्माकोविजिलेंस होता क्या है, फार्माकोविजिलेंस क्यों जरूरी है, फार्माकोविजिलेंस में क्या करा जाता है, एम्स क्या है, और फिर थैलेडोमाइड ट्रेजेडी को अच्छे से बड़ा चढ़ा कर लिख देना। मैंने आपको इमेज दिखा दी जिससे आपको याद रहेगा कि हाँ थैलेडोमाइड ट्रेजेडी भी हुई थी। कब पहला पेशेंट आया था, कब 13 रिपोर्ट हो गए थे देखते देखते, 1959 1961, है ना। अब ये आपका यूनिट नंबर 4 कंप्लीटली कवर हो चुका है। यूनिट नंबर 4 कवर करने के बाद जीपेट का एक क्वेश्चन आपको दे रखा है और क्वेश्चन में आपसे पूछा है मिटोमाइसिन सी इज एन एंटीबायोटिक आइसोलेटेड फ्रॉम। ये जो मिटोमाइसिन सी है एक तरह की एंटीबायोटिक है, ये कहाँ से आइसोलेट होती है। तो आपको 4 नाम दे रखे हैं, चारों एकदम सिमिलर है, एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है। स्ट्रेप्टोमाइसिस 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 स्ट्रेप्टोमाइसिस, है ना, सारे स्ट्रेप्टोमाइसिस है, बस ये डिफरेंस इनके सफिक्स, जैसे वर्टिसिलियस है, कोई एंटीबायोटिकस है, तो ये डिफरेंट है। अब यहां पर मैंने आपको सबका बता दिया, जैसे कि जो पहला वाला है ना स्ट्रेप्टोमाइसिस, उससे आपको मिलता है डॉक्सोरुबिसिन, दोनोरुबिसिन और नियोमाइसिन। तो अगर इन फ्यूचर क्वेश्चन आता है तो इससे कौन कौन से मिलते हैं, डॉक्सो, दोनों और नियो, है ना। उसके बाद है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस वर्टिसिलस, इससे मिलता है ब्लियोमाइसिन। उसके बाद है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिकस, इससे मिलता है बोरोमाइसिन। हमें क्या चाहिए, मीटोमाइसिन सी, तो वो मिलेगा ऑप्शन नंबर डी से। तो हमने यहां पर एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन कर लिए। कैसे, सबसे पहले स्ट्रेप्टोमाइसिस ये जो है पी वाला, इससे क्या क्या मिल रहा है, डॉक्सोरुबिसिन, दोनोरुबिसिन, नियोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिस वी वाला मतलब कि वर्टिसिलस, इससे मिल रहा है ब्लियोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिस ए मतलब कि एंटीबायोटिकस, इससे मिल रहा है बोरोमाइसिन। तो इन फ्यूचर आपको पूछे तो आपको तीनों आंसर याद है, चौथा भी याद है, और 5वां आंसर क्या है कि मिटोमाइसिन सी जो है डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, एक तरह का एंटीबायोटिक है। तो ये था आज का आपका लेक्चर, ऑप्शन डी आंसर जाएगा इसका। आज के इस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 4 को कंप्लीटली कवर कर लिया है। अभी तक हम 4 यूनिट कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस है उसको हम कंप्लीटली कवर कर देंगे। ये नोट्स आपको डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन में मिलेंगे। डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। साथ ही साथ वेबसाइट विजिट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने जीपेट का एक क्वेश्चन सॉल्व कराया है। जीपेट के डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आपके वेबसाइट पर अपलोड भी होते हैं। साथ ही साथ अगर आप मिस कर चुके हैं, जैसे कल के आप क्वेश्चन नहीं करे, आज के आपने क्वेश्चन मिस कर दिए, तो उसका एक फोल्डर बन जाता है, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। अभी तक हम 500 क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं, और हो सकता है आप ये वीडियो 1 साल बाद देखें, 6 महीने बाद देखें, तो तब तक तो बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड हो जाएंगे। तो ज़रूर विजिट कीजिएगा डेप्थोबायोलॉजी की वेबसाइट को। अब बात करते हैं 8th सेमेस्टर से रिलेटेड। तो 8th सेमेस्टर में हमने अभी तक 3 सब्जेक्ट कंप्लीटली कवर कर दिए हैं। सबसे पहला बायोस्टैटिस्टिक्स, फिर आता है आपका सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी जो कि ज़रूरी सब्जेक्ट है। फिर अब इलेक्टिव सब्जेक्ट की बात करें तो इलेक्टिव सब्जेक्ट में सबसे पहला सब्जेक्ट जो मैंने आपको पढ़ाया है वो है फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस, और दूसरा सब्जेक्ट आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मेरा मन तो सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है, क्योंकि एम फार्म फार्माकोलॉजी में सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत काम आती है। पर आपके ऊपर है, आपके कॉलेज में कौन सा इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करवाते हैं, क्या क्या आपको ऑप्शन देते हैं, तो उस हिसाब से मैं टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे सभी जगह पोल कर दूंगा। तो अपना वोट अच्छे से दें, समझदारी से दें, आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि कई कॉलेजेस में सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, उनको ऑप्शन नहीं दे रहे हैं कि आप ये सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। तो इसीलिए आपके ऊपर है, और इस पोल को सोच समझ के करना है, क्योंकि 7th सेम के एग्जाम चल भी रहे हैं, कईयों के हो भी गए हैं, कईयों के आने वाले हैं। तो जो भी आपको पढ़ना है वही लेक्चर मिलेंगे। फिर 3 सब्जेक्ट हो गए, एक सब्जेक्ट आपकी चॉइस का है, वो इलेक्टिव है, वो कॉलेज में क्या चूज कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। ये आपके ऊपर छोड़ा मैंने, पोल के ऊपर छोड़ा। जैसे ही पोल का रिजल्ट आएगा, मुझे जो सब्जेक्ट ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा बहुमतों से जीता हुआ, उसको मैं प्रेफर करूंगा और इसी को मैं पढ़ा दूंगा। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।